हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं एवरग्रीन हायर एजुकेशन में आप सभी का। आज हमारे साथ शुभम सर जो कि बॉटनी एक्सपर्ट हैं, एवरग्रीन एकेडमी में कई वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंटली जो जीआईसी की रिजल्ट आई उसमें सर का सिलेक्शन भी हुआ। इससे पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको जूलॉजी एक्सपर्ट से मिलवाया था, तो आज सर का लाइव इंटरव्यू होगा। आपके मन में जो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि बायोलॉजी से जीआईसी में कैसे सिलेक्शन लें, वो सारे प्रश्न आज दूर होंगे, आपके डाउट दूर होंगे। साथ ही सर ये बताएंगे कि उन्होंने कैसे प्री क्वालिफाई किया, देन मेंस की प्रिपरेशन की और कितना स्ट्रगलफुल रहा ये उनकी जर्नी, उन्होंने बहुत ही आसानी से जो सिलेक्शन लिया। तो सारी चीज़ें आज बताएंगे सर आपको। तो स्वागत करते हैं सर आपका एवरग्रीन हायर एजुकेशन पे। मैं चाहूँगा सर कुछ बताइए कैसे। थैंक यू सो मच सर। मैं शुभम कुशवाहा। तो सर ने जैसे बताया कि जीआईसी में सिलेक्शन हुआ है मेरा, तो हाँ ये सही है और मेरी रैंक 20 है। तो ये एग्ज़ाम जो था प्री और मेंस दो में डिवाइड था। प्री 2020 में हुआ था, मेंस इसका 2021 में इसका प्री हुआ था, 22 में इसका मेंस हुआ था। तो प्री के लिए तो यही स्ट्रेटजी थी कि जो प्री में हमारे कुछ क्वेश्चंस जो थे वो जीएस के थे, कुछ हमारे सब्जेक्ट के थे। वो हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव था, तो उसमें लगभग 120 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स थे। तो उसमें यही स्ट्रेटजी थी कि हाँ जो प्री के लिए तो सबसे हमारे साइंस स्ट्रीम के लिए तो सबसे टफ होता है कि जीएस को कैसे कवर अप किया जाए। तो उसके लिए जो आपकी मैगजीन्स आती हैं, करंट अफेयर्स हैं, या फिर आपके जो जीएस के पार्ट है उसके लिए फिर मार्केट से जो अवेलेबल सोर्स थे उसी को पढ़ा मैंने। और साथ ही साथ बायोलॉजी के लिए जो हमारा शुरू से अब तक क्या कहते हैं 12 से लेके लगभग पीजी तक के जो सोर्सेस थे, बुक्स थी, सारी बुक्स को हमने फिर से कवर किया, सब अच्छे से पढ़ा, तब जाके हमें क्या कहते हैं प्री के लिए क्वालिफिकेशन मिला कि हाँ मेंस हम दे सकते हैं। जी, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सर ने अभी ये बताया कि 120 क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहते हैं और 40 क्वेश्चन आपके जीएस के रहते हैं। और उसमें सर ने बताया कि अगर आपके सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप उन 80 में अच्छा कर पाओगे, और जीएस बहुत बड़ा चैलेंज होता है साइंस स्ट्रीम के लिए। ये चीज़ें आपने देखी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो मोस्टली कमेंट आते रहते हैं अक्सर, कि मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की जाए और मेंस क्वालिफाई करना कितना स्ट्रगलफुल रहता है, क्या चीज़ मेन होती है वहाँ पे सिलेक्शन के लिए? सर मेंस के लिए सबसे तो अच्छी बात है कि हाँ राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, क्योंकि एक लिमिट टाइम में, लिमिट वर्ड में हमें चीज़ों को लिखना होता है। क्योंकि जो हमारे सेक्शंस थे हमारे मेंस में, तो मेंस में भी 2 पेपर थे हमारे प्री। उसमें मेंस में पहला पेपर हिंदी का था, वो सबके लिए कंपल्सरी था। दूसरा पेपर हमारा सब्जेक्ट का था, जो कि हमारा सब्जेक्टिव था, हमें उसमें लिखना होता है वर्ड्स लिमिट में। तो उसमें भी 3 सेक्शन थे। फर्स्ट सेक्शन में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन 25 नंबर के थे, लगभग 250 वर्ड के। सेकेंड हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो लगभग 150 वर्ड के थे। और थर्ड सेक्शन तो 100 वर्ड्स लिमिट में था। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि इन वर्ड्स लिमिट में कैसे एक टॉपिक को एक लिमिटेड वर्ड में, लिमिट टाइम में कवर किया जाए। तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंस दे रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ लिख लिया, या फिर जैसे आपके एकेडमिक एग्जाम देते हैं कि हाँ मेंस में जाके डायरेक्ट एग्जाम में लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ हमें लिमिट वर्ड में हमें करना होता है। तो उसके लिए हमें रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो करना ही होता है। क्योंकि अगर एक टॉपिक आपने उठाया है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि हाँ कि ये जो एक्यूरेट चीज़ें हैं, कि जो इस टॉपिक से एकदम रिलेटेड हैं, हम वही वहाँ लिखें, क्योंकि हमें लिमिट में और टाइम में लिखना है, तभी हम जाके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप लोग इसी से समझ सकते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस कितना ज़्यादा बेहतर होगी सर की, क्योंकि सर ने रैंक 20 लाया है। तो 20 रैंक के लिए मुझे लगता है जूलॉजी बॉटनी दोनों पोर्शन के काफ़ी अच्छे राइटिंग प्रैक्टिस किया होगा सर ने। साथ ही साथ हिंदी भी मेंस में सर पूछता है, तो हिंदी के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? सर हिंदी के लिए भी वही सेम स्ट्रेटजी थी कि उसमें आपका ग्रामर पोर्शन भी होता है, उसमें रिटन भी होता है, निबंध आते हैं आपके, और हिंदी व्याकरण आता है। तो उसके लिए भी जो आपके मार्केट में सोर्सेस हैं हिंदी से, बेसिक सोर्स आपकी जो बुक्स आती है, बस वही चीज़ पढ़ी गई। कुछ जो उसमें टॉपिक्स निबंध के भी होते हैं जो लगभग आपके क्या कहते हैं हिस्ट्री लगभग होता है कि आपका कुछ साहित्य से रिलेटेड होता है, कुछ आपके करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि आपका लोक सेवा आयोग कराता है, यूपीपीएससी करा रहा है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा होता है कि हाँ लोगों के लिए ये कि आप पढ़ के किसी पेपर को इस लेवल पे दे रहे हैं कि वहाँ आप हर चीज़ से अवेयर हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप हिंदी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं उसमें। तो हमारा भी साथ ही साथ जो हमारा सब्जेक्ट था बायोलॉजी, उसमें भी मैंने लगभग 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन लगभग अटैम्प्ट किए, लगभग 18 क्वेश्चन, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा कम वर्ड में हुआ, लेकिन 18 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए थे उसमें। तो यही है कि आप अगर जूलॉजी बॉटनी कर रहे हैं तो आपको पहले अपना बेसिक देखना पड़ेगा कि हाँ आपका कोर सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आपने पीजी किया है तो या फिर जूलॉजी से होगा या बॉटनी से होगा।
तो इसके लिए क्या है कि आपको करना पड़ेगा कि आपको अपने सब्जेक्ट पे पूरा कमांड रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप अदर पोर्शन या आप जूलॉजी से हैं तो अगर बॉटनी देख रहे हैं, अगर बॉटनी से जूलॉजी देख रहे हैं तो उस पर उन सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को चूज़ करना पड़ेगा जहाँ आपका कमांड है। आप उस टॉपिक को उठा लीजिए जो सिलेबस में है, आप उसको पहले कवर अप कीजिए कि ऐसा ना हो कि आपको आती हुई चीज़ रिवाइज ना हो सके या फिर आप उसमें अच्छा ना कर पाएँ। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं जूलॉजी बॉटनी, क्योंकि यहाँ आप बायोलॉजी है तो हमारे क्वेश्चन दोनों से आएंगे, तो उसके लिए बस यही है एक है कि अगर आप सिलेबस देखते हैं और प्रॉपर टाइम में, अगर आपके पास 3 महीने का टाइम आयोग ने दिया है कि पेपर होगा, 3 महीने में आप बेसिक से लेके हायर एजुकेशन तक आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आराम से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है। जी सर, एक और क्वेश्चन रहता है कि एमएससी और बीएससी कितना ज़्यादा हेल्पफुल रही जीआईसी मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस में? इसके कंटेंट कहाँ तक काम आते हैं? सर मेरा मानना जहाँ तक है कि मेरा जो सक्सेस पॉइंट रहा है यहाँ मेंस को लेके, मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस, वो मेरा सिर्फ बीएससी और एमएससी पे ही डिपेंड था पूरा, क्योंकि मैंने रेगुलर एकेडमिक अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रेगुलर मैंने किया है बीएससी एमएससी, और यहाँ से बहुत अच्छा मुझे मिला कि हाँ कि एग्ज़ाम देना, रेगुलर क्लास करना, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मुझे दी गई इसी बेसिस पे दी गई कि हाँ राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छा था, कि कंटेंट कैसे ऐड किया जाता है किसी भी क्वेश्चंस को और कितने लेवल पे ऐड किया जाता है, कि आप किस लेवल पे हो तो आप कहाँ तक चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ये हेल्पफुल रहा मेरे लिए। जी, मुझे लगता है कि सर ये जो बीएससी में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आप जानते हैं कि इतने एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे भी राइटिंग प्रैक्टिस आपकी रेडी हो जाती है, क्योंकि जब वहाँ आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो वहाँ से भी कॉन्फिडेंस आता है क्या लिखना है क्या छोड़ना है। उसके बाद फिर एमएससी में सेमेस्टर वाइज वहाँ पे चीज़ें, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा कि इतने समय में इतना लिखना है। दूसरी चीज़ सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है सारे प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स का, क्या सर आपने जीआईसी में सिलेक्शन लेने के लिए कोई कोचिंग की थी? सर ये क्वेश्चन तो शायद सबके, हाँ सबका रहता है। तो हम जहाँ तक बताते हैं कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए, लेकिन बच्चों को जानना जरूरी है। देखो मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, जैसे मैंने कहा कि सर हमारे साथ लगभग 3 साल से जुड़े हैं, एवरग्रीन एकेडमी में सर बॉटनी लगातार पढ़ा रहे थे, तो मैं तो बहुत अच्छे से जान रहा हूं। लेकिन आपको बता दूं कि सर ने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, थोड़ा बहुत मटेरियल यूट्यूब से सर ने लिया, हेल्प ली, और हेल्प सब लेते हैं कि कहाँ से कैसे पढ़ना है, बट ऑफलाइन कोचिंग नहीं। तो ये भ्रम अगर किसी का है कि जीआईसी में सिलेक्शन लेने के लिए कोचिंग करना कंपलसरी है, तो ऐसा कुछ नहीं। इसके पहले मैंने जियोलॉजी के धीरज सर का इंटरव्यू कराया, उन्होंने भी कोई कोचिंग नहीं ली, सर ने भी कोई कोचिंग नहीं ली, और बड़े सौभाग्य की बात है कि जियोलॉजी बॉटनी के दोनों टीचर का सिलेक्शन एक साथ हो गया हमारे यहाँ से। सर अगला क्वेश्चन ये है कि कितना अलग से समय आप दे पाते? जैसे आप कहते हैं कि आपने एमएससी के बाद आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, देन आपने लगभग 3 साल से आप पढ़ा रहे हैं, लगभग मैं कह सकता हूँ ऐसा, तो कितना अलग से टाइम आपने जीआईसी के फॉर्म आने के बाद जीआईसी पे दिया? कितना घंटे अलग से स्टडी आप कर लेते थे लगभग? जी सर, जब मैंने ज्वाइन किया था एवरग्रीन एकेडमी 2020 में, तब से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो साथ ही साथ जब वैकेंसीज़ आई कि हाँ जीआईसी एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेरा फोकस था कि हाँ क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, मेरा नेट जेआरएफ ही पेपर देते हैं और पीजीटी भी दिया, तो जीआईसी भी था, तो मुझे यह था कि हाँ टीचर बनना है। तो इसके लिए क्या था कि हाँ कोचिंग पढ़ाते थे, 3 घंटे 4 घंटे जो कोचिंग में समय देते थे, क्योंकि सेम चीज़ें, अब अगर सेम टॉपिक आप बॉटनी पढ़ा रहे हो, सेम चीज़ें वही आपके एग्जाम में आ रही, तो ये बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि लेक्चर देना और लेक्चर वही पर तैयार हो जाना। कुछ चीज़ें ऐसी ही होती थी कि हाँ अगर मुझे समय नहीं मिलता था तो मैं क्लास में वो बच्चों के साथ पढ़ के भी पढ़ा लेता था, तो ये हो जाता था वहाँ पे। तो अगर एक्स्ट्रा टाइम देने की बात है तो आप अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप मैक्सिमम या मिनिमम 6 से 7 घंटे अगर आप रेगुलर बने हुए हैं या आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी है रेगुलर, आप 6 से 7 घंटे डेली अपने सेल्फ स्टडी अपने सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, तो आपको मेंस निकालने से कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि टीचिंग का भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि टीचिंग से होता क्या है, जैसे हम लोग भी टीचिंग करते हैं तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए सर को कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके लिए जैसे टेक्सोनॉमी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन तो मेंस में आना ही आना है। अब टेक्सोनॉमी जब सर पढ़ा रहे हैं तो 100% वो इनको तैयार होना चाहिए, तो जब इनको तैयार रहेगा तो फिर उसको लिखना ही रहेगा, और 1-2 बार क्लास में भी नोट्स बनवाए होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिलता है टीचिंग का भी। तो अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, मुझे लगता है अगर स्पेशली टीचर ही बनना है तो अभी से आप कहीं ना कहीं टीचिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है 1 घंटे 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़ सर से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो प्री मेंस के बीच में इतना कम टाइम मिला, उसमें सर ने लगातार मतलब टीचिंग भी करते रहे, साथ साथ अपनी पढ़ाई, उसके बाद आप घर पे रहते थे, तो ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट किया जाए? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, सर मेरे टाइम नहीं मिल पाता, 6 घंटे कौन कहे, मैं 4 घंटे भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। तो कैसे डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को किया जाए? अगर और भी कोई स्टूडेंट्स हैं जो कहीं वर्क भी कर रहा है, जैसे लगभग 3-4 घंटे आपके भी आने जाने में लग जाते थे, तो वो इन चीज़ों के लिए क्या तैयारी आराम से कर सकते हैं?
ऐसे कुछ? जी बिल्कुल सर, क्योंकि आपके अगर कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आप किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं या फिर आपको अगर जॉब के लिए वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक जॉब सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं पॉइंट हो जाता है कि हमको जॉब करनी है। तो वही होता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए डिटरमाइंड है कि हमें ये करना ही करना है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। और ये एक डिसिप्लिन शो करता है कि आप अपने काम के लिए कितने ऑनेस्ट हैं। तो ये चीज़ होती है। तो हम भी सुबह निकलते थे अपना काम करना, 10, 11, 12 घर लौटा, फिर आराम किया थोड़ा सा, फिर पढ़ना शुरू करते थे। तो बस यही था कि हाँ, हमको अपने टाइम, अपने पढ़ाई के लिए समय निकालना होता था। अगर किसी काम से मुझे 1-2 घंटे मेरे चले भी गए पढ़ाई से, तो हम उसको अपने उस जो समय में मिलता था उसमें से हम काम से, या फिर जो जैसे कि मेरा जर्नी होता या फिर मेरा कोचिंग होता था, तो हम उसी में कवर कर लेते थे कि हाँ, मुझे ये डिस्टर्बेंस ना हो कि मेरा 6 घंटे 7 घंटे का रूटीन डिस्टर्ब हो गया। तो मुझे ये लगता था कि हाँ, अगर मैं डिस्टर्ब हुआ है तो आज मुझे ये कंप्लीट कर लेना है, 2 घंटे एक्स्ट्रा, भले ही 2 घंटे कम, हाँ 2 घंटे कम। तो ये होता था। तो हम उसमें काम भी कर लेते थे और साथ साथ अपना ये तो पढ़ाई भी कंप्लीट करते थे। तो मुझे लगता है कि सर सीधे शब्दों में ये है कि जो टालने वाली आदत होती है बच्चों में कि मैं आज 2 घंटे नहीं पढ़ा, चलो कल पढ़ लूँगा, ये कल नहीं, आज के आज अपने कंफर्ट जोन से आपको काटना पड़ेगा। अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो उस दिन 6 घंटे सोइए, जिससे आप दोबारा ये गलती मत करिए कि दोबारा मेरा टाइम ख़राब हो। तो ये चीज़ें सर ने बताई। और मैं आपको एक व्यक्तिगत चीज़ बता दूँ कि लगभग 5 साढ़े 5 बजे सर निकलते थे, क्योंकि यहाँ पर 6:30 बजे से क्लास रहती थी एवरग्रीन एकेडमी में। तो 5 साढ़े 5 बजे से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से सर यहाँ आते थे पढ़ाने। तो आप समझ सकते हैं 5 साढ़े 5 बजे निकलना, उसके बाद फिर मुझे लगता है 11 साढ़े 11 तक सर पहुंचते थे। उसके बाद का टाइम आप समझ सकते हैं कि दिन का एक मेजर टाइम यहाँ पे सर का स्पेंड होता था। हालांकि बेनिफिशियल ये है कि जिस सेक्टर में जाना था उसी चीज़ को सर कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। तो अगर आप किसी और चीज़ को भी वर्क कर रहे हैं तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि 5 से 6 घंटे अगर आप स्टडी करते हैं तो आपकी सिलेक्शन कन्फर्म है। अब सर का अगर 20 रैंक आया है, 20 रैंक, तो कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल ही थी और कॉन्फिडेंस लेवल था। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर क्या आपका रियल टारगेट था ऐसा कुछ, या कोइंसिडेंस है, मतलब एक जर्नी के रास्ते में ऐसा चीज़ें हो गई? नहीं सर, ये कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना था। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से प्रिपेयर था कि हाँ, मुझे एकेडमिक करना है, उसके बाद मुझे नेट जेआरएफ, या फिर मुझे टीचिंग लाइन, या फिर मुझे पीएचडी करना है। इसी फील्ड में था कि हाँ, मुझे एज अ टीचर या एज अ प्रोफेसर बनना है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि जस्ट मैंने 2020 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ था और जस्ट 2021 में ये वैकेंसीज आ गई। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छा, हाँ, गोल्डन चांस है कि हाँ, अगर मुझे ये काम करना ही है तो क्यों ना हम आज से ही शुरू करें। तो मुझे ये लगा, तो मैंने सारा काम या फिर सारी जो डिस्ट्रैक्शन था उसको छोड़ के तुरंत फोकस कर लिया कि हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, और भी बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि क्या जीआईसी लास्ट टाइम था या इसके बाद भी कुछ अभी आप सोच पा रहे हैं? अभी आप क्या सोच रहे हैं जीआईसी के बाद? सर जैसा कि आप जानते हैं कि अब लाइफ है, तो लाइफ हमेशा सिखाती है, या फिर हम लाइफ में हमेशा सीखते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक जर्नी यहीं रुक जाएगी, जर्नी आगे भी चलेगी और आगे भी बहुत कुछ है करने को। तो हाँ, ये है कि बस ये एक शुरुआत है, अगर शुरुआत अच्छी है तो अंत भी बहुत अच्छा होगा। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की उम्मीद है कि आप जीआईसी में सिलेक्शन ले लिए, आप बॉटनी हमारे यहाँ पढ़ा भी रहे थे, अभी भी जब तक पढ़ा ही रहे हैं, तो आगे एवरग्रीन एकेडमी के माध्यम से आप जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमसे, उनके लिए क्या करने का प्लान सोचे हैं, या किस तरह से आप मदद करेंगे उनकी? सर अब हमारी संस्था है एवरग्रीन एकेडमी, तो हम इसके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। हमारा सिलेक्शन हो गया तो क्या हुआ, जितने भी बच्चे यहाँ हैं या फिर आगे आने वाले बच्चे होंगे, ऑनलाइन हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी, अगर हम अवेलेबल रहेंगे तो हम उनके पास आके हर चीज़ का डिस्कशन करेंगे कि हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की जाए, या कोई उनसे डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर हम अवेलेबल हैं तो वो चीज़ें आज से भी चालू हैं और आगे भी चालू रहेंगी ऐसे ही। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, कि सर जैसे अगर परमानेंट मान लीजिए ऑफलाइन, तो भाई अटैच रह नहीं पाएंगे क्योंकि सर का सिलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी, बट ऑनलाइन के माध्यम से आपको बहुत सारी अपडेट टिप्स, चाहे आप जीआईसी के लिए बात कर रहे हैं या आप हायर एजुकेशन बीएससी एमएससी में कंटेंट कैसे हो, इन सारी बातों से रिलेटेड सर आपको बीच बीच में कंटेंट देते रहेंगे। मतलब लगातार सर इस चैनल के साथ बने रहेंगे। तो ओवरऑल ये कहना है कि आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं, क्योंकि जो सर का सिलेक्शन हुआ ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि 2020 में एमएससी हुई, इसके बाद 2022 में सिलेक्शन हो गया, बट इतना सिंपल होता नहीं। आपको पता है हर एक जर्नी के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल छिपा होता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो सारे स्ट्रगल यहाँ पे डिस्क्लोज हों, लेकिन एक समय आएगा जब पीक पर पहुँचेंगे सर, हो सकता है कुछ मन में और भी टारगेट हो। और इनफैक्ट हम लोगों का टारगेट बहुत बड़ा है, केवल एक खुद का सिलेक्शन लेना ये हम लोगों का मेन टारगेट नहीं है। हाँ, क्योंकि जब ये कोचिंग स्टार्ट हुई और बहुत सारे टीचर्स हमसे जुड़े भी, तो मैंने देखा कि स्टार्टिंग से ही एक ललक थी कि बस अपने तक सीमित नहीं रखना है, सक्सेस को लोगों तक पहुंचाना है। तो मुझे लगता है कि सर जहाँ जाएंगे वहाँ भी बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे और काफ़ी अच्छे मतलब बच्चे को आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप लोगों को भी पूरा सपोर्ट किया जाएगा, इस बात के लिए निश्चिंत रहना।
दूसरी चीज़ सर, अगर मैं बोलूँ कि लास्ट 2 मिनट में आप क्या बोलना चाहेंगे, मूल मंत्र क्या था? अगर मैं कहूँ आपकी जर्नी का सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आप सेलेक्ट हुए, अगर आपसे कहूँ? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपका एक एम होना चाहिए कि हाँ मुझे सिर्फ यही फोकस करना है, आपके आगे अगल बगल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका ऑनेस्टी वर्क करता है बहुत, कि आप अपने काम के लिए कितने ऑनेस्ट है। मतलब किसी को दिखाए ना कि बिल्कुल, कितने घंटे हाँ। पढ़ रहे हैं। और रेगुलरिटी और कॉन्टिन्यूटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं तो उसमें रेगुलर करिए। ऐसा नहीं कि आज हमने कर दिया 2 दिन हमने आराम किया, तो ये कभी सक्सेस नहीं दिलाएगा आपको। अगर आप कर रहे हैं, अगर आपसे टाइम नहीं मिलता, अगर टाइम निकाल के वो चीज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपके सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ रहेगा उसका। तो हम हमेशा ये करेंगे कि रेगुलरिटी, आपकी कॉन्टिन्यूटी और ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस को पा सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि सर ने बताया कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी और ऑनेस्टी, अपने प्रति ईमानदार रहिए। ये नहीं कि आप दिखाने के चक्कर में पड़ रहे हैं। भाई सिलेक्शन आपका होगा, सिलेक्शन सर का हुआ है, ये बात कोई नहीं जानता था कि कितने घंटे घर पे पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आजकल एक्सपोजर की दुनिया है, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम करके अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो ईजिली आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी। बेसिकली सर को मैंने बता दिया, सर बॉटनी पढ़ाते हैं लेकिन जूलॉजी पे कमांड रखते हुए मेंस में केवल 1 क्वेश्चन सर आपने छोड़ा था, 2 क्वेश्चन, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके पहले इंटरव्यू में आपने ये देखा था कि 1 सब्जेक्ट के कमांड से सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे देखा 2 सब्जेक्ट के कमांड से। तो सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, लेकिन फाइनली सिलेक्शन मैटर करता है। तो ओवरऑल जो चीज़ें आपको यहाँ से लगी बेनिफिशियल, वो चीज़ आप ले सकते हैं। साथ ही आगे इसी चैनल पे आपको टिप्स मिलते रहेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे। और नीचे आप जो भी चीज़ें चाहते हो, पीजीटी, जीआईसी, बीएससी, एमएससी से रिलेटेड वीडियोज़, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम निश्चित रूप से आपको उससे रिलेटेड वीडियो देंगे। साथ ही अगेन सर को थैंक यू सो मच कि सर ने टाइम दिया, आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताया। क्योंकि यार देखो, बहुत सारी कोचिंग वाले सिलेक्शन खरीद के इंटरव्यू कराते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बता दिया कि सब साथ के ही पढ़ा रहे हुए टीचर हैं, दोस्त हैं, इसलिए इतने नेचुरल वे में मैंने ये चीज़ें कराई। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग कहीं पढ़ने नहीं गए थे, ये चीज़ आप समझिए। तो आराम से अगर आप थोड़ी सी ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन आपका होगा। तो थैंक यू सो मच अगेन सर। और थैंक यू सो मच सर।